नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका फिजिक्स दोस्त चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशंस का एनालिटिकल एग्जामिनेशंस। कि एक्चुअल में जब हम वेक्टर्स एडिशंस को करते हैं बाय ट्राइंगल्स लॉ व पैरेललोग्राम्स लॉज ऑफ एडिशंस, तो उससे वेक्टर एडिशंस का एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो कैसे किया जाता है और उनके रिजल्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। और इसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स होंगे एंगल से रिलेटेड, उनको ध्यान से सुनना है। बार बार पहले भी मैं पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था एंगल पे कंसंट्रेट करना है, और अब फिर कह रहा हूँ एंगल पर कंसंट्रेट करना है। अब है हमारा वेक्टर एडिशंस। वेक्टर एडिशन जैसे मान लीजिए क्या है, दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम जानते हैं कि वो होते हैं वेक्टर आर। वेक्टर ए वेक्टर बी आर होते हैं के बराबर इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, कोई तीसरा वेक्टर होगा जो आर होगा। तो अब तक हमने उसके क्या था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया था भाई, उसका कैसे उसकी डायरेक्शंस होगी, कैसे उसका मैग्नीट्यूड बनेगा, लेकिन हर बार वैसे तो कर नहीं सकते। अब आपको मैथमेटिकल उसका प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, आपको दो कोई वेक्टर दिए हुए हों तो कैसे करेंगे उसका मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना ए और बी का। जैसे मान लीजिए ये है आपका ए, ओके, ये ए वेक्टर है, और ये है आपका बी वेक्टर, सॉरी ये है बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो अब आपको क्या है, इनको जब ऐड करना है तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, यहां से स्टार्ट कीजिए, यहाँ के इसके फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और सेकंड वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पे करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, वही उनका क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक है, यहां तक हम कर चुके थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कौन सा एंगल है। तो ज़्यादातर लोग या बहुत से लोग कहेंगे एंगल ये है। ये गलत जवाब है, एंगल ये नहीं है। एंगल में क्या होना चाहिए, हमेशा कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल मेजर करने के लिए वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। ये दोनों वेक्टर क्या है, ए और बी को इनिशियल नहीं है, इसलिए इनसे बनने वाला एंगल क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी बताइए, तो आपको ये वाला एंगल नहीं बताना है, आपको ये वाला एंगल बताना है। फिर अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है, फिर है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो दोनों के एडिशन से बनने वाला रिजल्टेंट वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर, एडिशन का जो फर्स्ट वेक्टर था, उनके बीच का एंगल कौन सा है। तो देखिए ए, तो ये ए है ही, और ये आर रिजल्टेंट है। दोनों क्या है, यहाँ पे को इनिशियल है, तो इनका रिजल्टेंट, इनका एंगल कौन सा हो गया, अल्फा ये हो गया। इसको हम अल्फा से सिंबलाइज कर देंगे कि भाई जो फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट है दोनों के एडिशन का, उनके बीच का एंगल है अल्फा। और अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कौन सा है। तो ध्यान से देखिए आप, क्या है कि यहाँ पे कोई इनिशियल वेक्टर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शंस को आगे इंक्रीज कर देंगे। ये कर दिया और इसको आगे इंक्रीज कर दिया, तो एक्चुअल में जो दोनों के बीच का एंगल है वो तो होगा बीटा ये। ठीक है, दोनों बी और रिजल्टेंट के बीच में बनने वाला एंगल होगा बीटा ये। लेकिन क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम जानते हैं कि हम ये और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इस वजह से इस एंगल को भी, जो कि एंगल नहीं है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं,
सेकंड एंगल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मान सकते हैं। सिर्फ देखिए, अभी तो मैं बोल रहा हूं मान सकते हैं, एक्चुअल में तो एंगल बीटा जो सेकंड वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल ये भी है। ठीक है, हो गया ये। अब क्या है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है, तो जो रिजल्टेंट बी और उनके बीच में जो एंगल है वो होगा ये बी। ठीक है, वैसे ये होगा लेकिन हम इसको भी मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल को ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए आप, हम जानते हैं कि r इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। r इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, इतना हमें पता है। अब मैं आपको एक चीज और कहूंगा, वो ये कहूंगा, एक हमें इस डायग्राम में एक काम और करना है। वो ये करना है कि आपका ये जो बी है ना वेक्टर, इसको क्या करना है, दो वेक्टर के रूप के एडिशन के रूप में लिखना है। दो वेक्टर के एडिशन के रूप में लिखना है। तो क्या है, कुछ ऐसे दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं जिनका एडिशन भी क्या यही हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और ये पॉइंट आ गया आपका एम या ए पी आ गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर को उसको हम और हार्ड कर देते हैं, तो ये है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे दो वेक्टर मान लूं तो देखिए ट्राइंगल लॉ से क्या हो रहा है, वेक्टर ए पी प्लस दिस वेक्टर ए पी प्लस पी बी भी क्या है, ये P से यहां जाने वाला ये वेक्टर भी क्या है, B के समान ही है। इसे अगर मैं नाम दे देता हूं, जैसे मान लीजिए इसको देते हैं M और ये N है ना, और MNQ। तो ये MP वेक्टर MP प्लस PN भी ट्राइंगल लॉ से क्या हो रहा है, वेक्टर B के बराबर है। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, हम यहां से देखेंगे ध्यान से, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वेक्टर B is also equals to MP प्लस PN वेक्टर है, वो भी ट्राइंगल लॉ से है। ऐसा कर सकते हैं। ये हमने क्या किया था, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था। अब हमने क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, तो मैथ्स में पढ़ रहे हैं और पहले भी पढ़े हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये है हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस है। तो ये और दोनों वेक्टर को हम b की टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या होगा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, b साइन थीटा, और थीटा के एडजेसेंट वाला ये पार्ट क्या हो गया, b cos थीटा लिख सकते हैं ये। यानी कि क्या कर सकता हूं मैं, b को क्या लिख सकता हूं, b को ये ले सकता हूं, और इनके लिए ये क्या है, b साइन थीटा, और ये b एमपी है, क्या एमपी है तो कॉस थीटा है, सॉरी है ना, थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है। b कॉस थीटा और ये b साइन थीटा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, b वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, कर सकते हैं वेक्टर रूल के द्वारा। अब आप ध्यान से देखिए, लेकिन साथ ही साथ में याद रखिएगा एंगल अल्फा बीटा और थीटा, ये एंगल को ध्यान रखते हुए ही हमें आगे चलना है। यहां अभी देखो थीटा ही चल रहा है। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब आप एक चीज और ध्यान से देखिए कि एक ट्राइंगल और बन रहा है, ये ट्राइंगल ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, दोनों की सेम है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, a प्लस बी कोस थीटा वेक्टर प्लस b साइन थीटा b होगा। ये b के मैंने टुकड़े कर दिए, ये भी है, सही बात है। अब मैं क्या करता हूं, इनके स्क्वायर्स की बात करता हूं, वेक्टर्स के स्क्वायर्स की बात करता हूं। तो इन दोनों वेक्टर को मैं क्या कर देता हूं,
इन दोनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड दरअसल में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा। अभी मैं डायरेक्शंस को भूल जाता हूं, अभी मैं क्या करता हूं, डायरेक्शंस को भूल जाता हूं और मैं बात करता हूं किसकी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। जब मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्या है ध्यान से देखिए आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर होगा, क्यू पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर होगा। कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कोई गलती है नहीं है। अब मैं क्यू पी को क्या करता हूं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, तो ए स्क्वायर हो गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर था तो आर का स्क्वायर कर दिया, वेक्टर साइन मैंने हटा दिया। अब मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर, एक मिनट, क्यू पी, सॉरी, तो क्यू पी को क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा गलत हो गया ना, क्यू पी को हम लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। तो अब ध्यान से देखिए आप, ये बनती है, ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो फिर हम जब क्या करते हैं, इनको और इनको कंबाइन कर देते हैं, तो ये क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1, तो इन दोनों को मिलकर के क्या बन गया, ओवरऑल 1 हो गया। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया। तो आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर, आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया। तो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि हमने देखिए अब क्या किया, हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, तो हमने क्या किया, उनको इस तरह से रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद हमने देखा कि उनका जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है, या तो वो तो इसके बराबर निकल जाएगा, और आर वेक्टर का अंडर रूट है, यानी आर वेक्टर इंडिविजुअल की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दरअसल में क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी। तो इसे याद कर लीजिए, ये जो रिजल्टेंट है इसे याद कर लीजिए, और इसे हम लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। इट इज लॉ ऑफ कोसाइंस, इसे लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज होता है कभी भी दो वेक्टर जिनको आप ऐड करते हो उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। लॉ ऑफ कोसाइंस की ये इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आपको कहा जाए कि ये दो वेक्टर हैं आपके पास, इन वेक्टर को ऐड कीजिए, तो आप क्या करोगे, लॉ ऑफ कोसाइन से उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब बात आती है कि भाई आपको इन जो रिजल्टेंट जो वेक्टर बना है उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी उन वेक्टर की डायरेक्शन हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एंगल डिसाइड करेंगे। तो वो दो एंगल है एक्चुअल में अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो एंगल हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट वेक्टर्स थे उनके साथ बने हुए एंगल है। अल्फा एंगल है फर्स्ट एंगल के साथ बना हुआ एंगल, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अल्फा एंगल है फर्स्ट एंगल के साथ बना हुआ एंगल, और बीटा एंगल है सेकेंड एंगल के साथ बना हुआ एंगल। तो अल्फा और बीटा निकाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपको अल्फा निकाल के बता देता हूं, अल्फा निकाल देता हूं, बीटा डायरेक्ट अपन बता दें भाई बीटा को इस तरह से निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा बीटा भी वही हो जाएगा। अब अपन अल्फा को निकालना है, तो ध्यान से देखिए आप, अल्फा जो है एक्चुअली में क्या है, टेन अल्फा। अगर टेन अल्फा की मैं बात करता हूं यहां पे, अल्फा क्या, अगर मैं टेंजेंट फंक्शन लगाता हूं तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर दिस
ऑपोजिट साइड अपॉन बेस हो जाएगा। तो एक ध्यान से देखिए आप, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो इससे क्या रिजल्टेंट आ जाएगा कि अल्फा एंगल इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका हमारे बीच में हमको क्या हो गया, इस अल्फा ने हमें क्या दे दी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ फर्स्ट वेक्टर। ये याद रखिएगा, एंगल ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा एंगल है, ये दरअसल में क्या है, जो टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा है। तो ये अल्फा एंगल है क्या, दरअसल में ये है, इट्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एंगल, जो भी है फर्स्ट पार्टिसिपेंट वेक्टर विथ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसके साथ जो फर्स्ट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा। अब अगर मान लो वाइस वर्सा से हम बात करते हैं टेन बीटा की, तो बीटा इज इक्वल्स टू एक्चुअल में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ध्यान से देखिए आप, बीटा एंगल ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। यहां पे बीटा क्या है, एंगल विथ रिजल्टेंट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड सेकंड पार्टिसिपेंट ऑफ द एडिशन बी। सेकंड पार्टिसिपेंट, बी और ए नहीं बोलना है, फर्स्ट पार्टिसिपेंट एंड सेकंड पार्टिसिपेंट बोलना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने इनका क्या किया है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल दिया। इसके साथ ही साथ हमने क्या किया, जो एंगल रिजल्टेंट और इनके बीच में होगा वो एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है, एक हमारे एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है, वो भी बहुत अच्छी चीज है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। वो है लॉ ऑफ साइंस। क्या है, लॉज ऑफ साइंस, वो है साइंस वैल्यूज का लॉ है। वो भी दरअसल में कुछ भी नहीं है, एक ऐसी रिलेशनशिप बनाई है उन्होंने जो क्या है, अल्फा बीटा और थीटा के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, उसे भी याद कर लीजिए। तो हमारे पास क्या है, एंगल निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम ये दोनों फॉर्मूले याद कर लें, और तीसरा तरीका जो है वो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर है, मैं उसी को थोड़ा सा आपको रिवाइज करके बता देता हूं। मैं सारा रब कर दूं, ये मैं रब कर देता हूं, ये मैंने रब किया, ये रब कर दिया। तो ध्यान से देखिए आप, इसी डायग्राम से आएगा लॉज ऑफ साइंस। जैसे वो लॉज ऑफ कोसाइन था, वैसे ये लॉज बोलेंगे इसे, क्योंकि दो रिलेशन है ना इसमें, लॉज ऑफ साइंस बोलेंगे। तो साइंस है दरअसल में, ध्यान से देखिए आप, ये है परपेंडिकुलर। क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो अब क्या है, इस परपेंडिकुलर को हम दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, दो तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं हम, कि क्या है कि यदि इस परपेंडिकुलर को हम साइन एंगल से, किसी भी राइट एंगल के अंदर अगर हम हाइपोटेनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, हाइपोटेनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगल की साइन वैल्यू से, तो सामने वाला परपेंडिकुलर आ जाता है। कैसे, थोड़ा सा रिवाइज वापस करा देता हूँ। P अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये चीज हमने पढ़ी है ना। तो उसी से देखिए P इज इक्वल टू क्या होगा, H साइन थीटा, ठीक है। इसी बात को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ साइंस फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इस की सहायता से इस परपेंडिकुलर को निकालेंगे। तो देखिए इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, या चलो ऐसे ना बोल के मैं बोलूंगा Pn इज इक्वल टू, केवल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। अभी यहां पे भी हम वेक्टर को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा की और एंगल्स की वैल्यू से मतलब है, हमें यहाँ पे वेक्टर को नहीं मालूम है। तो Pn इज इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन थीटा,
हुआ या नहीं हुआ? पी एन इज इक्वल टू पी साइन थीटा इस राइट ट्राइंगल में, और दूसरे और ये बड़े वाले बिगर राइट ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे ध्यान से, तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन एल्फा, बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन एल्फा। ठीक है, तो अब हम जब इनकी रिलेशनशिप बनाएंगे आपस में, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया? बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन एल्फा। तो इसको जब हम क्या करते हैं, इनवर्स कर रीसफलिंग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा। ठीक है, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा। सिमिलरली क्या होगा जब हम इसी तरह से रिलेशनशिप करेंगे, उसको आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, करेंगे तो देख लेंगे, पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो जाता है, ये पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए साइन बीटा भी हो जाता है। कैसे? इस ट्रायंगल से देखिए, ये है आपका बीटा, ठीक है, ए साइन बीटा भी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम करते हैं तो ए साइन बीटा भी हो जाता है, तो यानी ये दोनों भी क्या हो गए? बी साइन, ये भी इक्वल हो गए, यानी कि बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन, नहीं सॉरी, आर, ये आर साइन बीटा भी हो जाएगा। ठीक है, ये बीटा एंगल है, तो ये बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन, बी साइन थीटा इज इक्वल आर साइन बीटा भी हो जाएगा। तो इससे हमसे रिलेशनशिप क्या निकला? आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं, ये क्या निकला? ए साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन बीटा भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा भी हमें वाइस वर्सा, देखिए मैंने किया नहीं ना, अब रट भी नहीं रखा, तो क्या मैं बोलना था, दरअसल में ऐसा हो जाएगा। समय बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की रिलेशनशिप भी हमें मिल जाएगी। आर साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन बीटा भी होता है, तो आर अपॉन साइन थीटा, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा भी हमें रिलेशनशिप मिल जाएगी। तो इन दोनों रिलेशनशिप को हमने जब कंबाइंड किया तो एक तीसरी रिलेशनशिप मिली, जो कि इस तरह से होगी कि आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन अल्फा के इक्वल होगा। ये दरअसल में क्या है? लॉज ऑफ साइंस है। तो ध्यान से देखिए आप, लॉज ऑफ कोसाइंस तो था आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और लॉज ऑफ साइंस है ये, इन दोनों को, और तीसरी रिलेशनशिप थी ये, इन तीनों को आप याद कर लीजिए और कंसेप्ट बना लीजिए। तो आपको क्या होगा, जब भी कोई भी दो वेक्टर्स को हम एडिशन करेंगे तो उन वेक्टर्स का क्या होगा, हम मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का पार्टिसिपेंट वेक्टर्स के साथ एंगल निकाल सकते हैं, और एंगल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इस तरह से वेक्टर का कंप्लीट एनालिटिकल, हमारे एनालिसिस के द्वारा कंप्लीट वैल्यूज मिल जाएगी। दो ही चीजें चाहिए थी, मैग्नीट्यूड चाहिए था जो लॉज ऑफ कोसाइन से आ जाएगा, और हमें वो चाहिए, क्या नाम, एंगल चाहिए था, तो एंगल इससे आ जाएगा। लेकिन याद रखने की बात है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड बीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड सेकंड पार्टिसिपेंट। ये याद रखिएगा आप, इस एंगल के नीचे जो एंगल आएगा वो दरअसल में बीटा है, वो क्या है, एंगल बिटवीन आर रिजल्टेंट एंड सेकंड पार्टिसिपेंट है, और ये अल्फा इज एंगल बिटवीन आर एंड फर्स्ट पार्टिसिपेंट है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप याद कीजिए, ऐसा ये याद करने से हमारे को क्या है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो
तो उसके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टरों के एडिशन के द्वारा उनका हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उनकी रिजल्टेंट की हम एंगल के थ्रू डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो वेक्टर्स के आपके एडिशन से रिलेटेड सारी समस्याएं लॉज ऑफ साइंस और लॉज ऑफ कोसाइन से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार पुनः दोबारा आपको नोट में लिख देता हूं, नोट कर लीजिए। फर्स्ट लॉज ऑफ कोसाइंस, ठीक है, वो है कि आर फॉर दिस, इसके लिए है, देखिए आप, है ना, लॉज ऑफ कोसाइंस है आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये तो क्या है, लॉज ऑफ कोसाइंस है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी है, ये ध्यान रखिएगा। और सेकंड है आपका लॉज ऑफ साइंस, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वो है इस तरह से कि आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये बीटा जो एंगल है वो दरअसल में इसके और इसके बीच का एंगल है, और ये जो अल्फा एंगल है वो इसके और इसके बीच का एंगल है। यानी कि कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इस एंगल को इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा, वरना ये लॉज ऑफ साइंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं इस मैग्नीट्यूड के केस में कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल केस कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस। देखिए क्या है स्पेशल केस, ये है कि व्हेन, स्पेशल केस है जैसे ये आपका स्पेशल केस ये ले लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये एडिशन करना है ना, तो एडिशन करना है, ये है आपका बी। तो अब हमें क्या रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ देखो ट्राइंगल लो और कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये दो वेक्टर हैं दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है, तो इनका ऐड करना है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया 90 डिग्री। तो देखिए आप इसके अंदर r इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यानी ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी रिजल्टेंट वेक्टर नहीं cos 90 क्या हो गया, cos 90 हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, cos 90 0 हो गया, सॉरी गलत कर दिया। देखो ये चीज़ों को रटना नहीं है, देखिए अगर जब ये 90 डिग्री था तो ये cos 0 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, आर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। सेकंड है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तब रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी के। कैसे, वो ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसकी सहायता से ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी। तो जब 0 हो तो रिजल्टेंट होता है 0 होता है, मैग्नीट्यूड की तरफ से बात कर रहे हैं अभी हम, 0 तो रिजल्ट फाइनल का जो होगा एंगल वो क्या बन जाएगा a प्लस बी। अब तीसरा केस है व्हेन ये इस तरह से हो, ये a और ये b, यानी कि a और b के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 180 डिग्री हो तब क्या हो जाएगा, तब देखिए r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो इक्वल टू a माइनस बी। तो जब 180 डिग्री हो तब कोई भी दो एंगल के बीच में क्या हो, सम 180 डिग्री हो, तो आपको क्या करना है, उनका क्या एंगल अगर 180 डिग्री हो तो उनको a में से b को माइनस कर दीजिए, वो ही उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा।
अब हम इसमें क्या करते हैं, ये तो हमने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में कर दिया। अब हमें निकालना है इसका एंगल, एंगल निकालना है, दोनों के बीच में एंगल भी तो निकालना है, तीनों केस में हमें एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो यानी हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का दूसरे के साथ निकालते हैं, यानी अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। और बीटा को आपको अल्फा निकाल लेते हो तो बीटा फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीटा सीधा ही क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है, तो अल्फा निकलते ही बीटा तो वैसे ही निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तीनों केस के अंदर, तीनों स्पेशल केस के अंदर अल्फा निकालते हैं, अल्फा एंगल निकालते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, फॉर दिस, इसके लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ये होता है ना, टेन अल्फा इज इक्वल टू ये होता है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ऑफ दिस। तो देखिए आप, क्योंकि थीटा है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो अब हर एक केस में हम लगा देते हैं। जब 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 वन होता है, तो ये हो गया प्लेन बी, और ये हो गया बी कॉस थीटा से ये हो गया गायब, तो ये नीचे बन गया ए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। इस स्पेशल केस के अंदर ये हो गया। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वो याद है ना, वो तीनों वो फॉर्मूले याद है, तो सीधा डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपका सॉल्व होता जाएगा। 0 डिग्री है तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ, अब ये हो गया 0 डिग्री है तो ये 1 हो गया, तो ध्यान से देखिए ये तो बन गया ऊपर, तो b बन गया, और नीचे ये क्या बन गया, a प्लस बी कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, एक मिनट, b साइन जीरो है, तो ये एक्चुअल में, एक मिनट, b साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो अपॉन जीरो अपॉन समथिंग इज, यानी a प्लस बी समथिंग कुछ भी है तो वो 0 ही होता है, तो एंगल क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, उसी की डायरेक्शन में होगा। जब कोई एंगल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जो पार्टिसिपेंट दोनों वेक्टर थे उन्हीं की डायरेक्शन में होगा। और जब ये क्या है, थीटा 180 डिग्री हो जाए तब स्पेशल केस है, तो उसकी के लिए मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, उधर हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या है, बी साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया बी साइन 180 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, बी साइन 180 डिग्री, बी साइन 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, बी साइन 180 डिग्री होता है 0, ठीक है, बी साइन 180 डिग्री होता है 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी साइन 180 डिग्री कितना होता है, बी साइन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो गया -1 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री होता है 0, तो ये क्या हो गया +0, तो रिजल्टेंट हुआ -b अपॉन ए, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ -b अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे देखिए आप, टेन इनवर्स ऑफ -b अपॉन ए हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या है, इनके सबके हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसी एनालिटिकल व्यू को क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ में भी करेंगे तब भी क्या होगा, इसी तरह से हमारे रिजल्टेंट आएंगे। यदि हम इसको, इन सारे एनालिटिकल व्यू को पैरेललोग्राम लॉ में अगर लगाते हैं तो भी ऐसा आएगा, उसको मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए आप ध्यान से, ये है आपका मान लीजिए वेक्टर ए और ये है बी, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, इनके क्लोनिंग करते हैं। ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, रिजल्टेंट R होता है, ठीक है। तो अब हमें जितना भी अभी तक जो हमने किया कुछ नहीं करना है, इस वाले पोर्शन को भूल जाना है, इस वाले पोर्शन को भूल जाना है और इसे क्या कर देना है, ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो हम कहाँ पहुँच गए, वापस जो ट्रायंगल लॉ के अंदर हमने क्या किया था, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल था ये थीटा, तो देखिए पैरेललोग्राम से ये एंगल हो गया थीटा। यहाँ देखिए दोनों के बीच में एंगल थीटा था, तो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल से ये हो गया थीटा। यानी कि सिचुएशन क्या हो गई, डायग्रामेटिक पिक्चर क्या हो गई, सेम वो की वो ही हो गई। फिर देखिए अब रिजल्टेंट और उसके बीच में एंगल है, ये आपका रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल है अल्फा और ये है बीटा। रिजल्टेंट और बी के बीच में एंगल है बीटा और ये क्या है, यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं तो ये भी अल्फा है और ये बीटा है और अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री है। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का सम भी, अल्फा प्लस बीटा का सम थीटा है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा थीटा है और अल्फा प्लस बीटा थीटा है। तो इस तरह से ये अल्फा और बीटा दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, थीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आप अल्फा निकाल लेते हो तो बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा में से माइनस करके वैसे ही बीटा निकल जाएगा। तो लॉज ऑफ साइंस, लॉज ऑफ कोसाइंस सेम यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, लॉज ऑफ ट्रायंगल को, ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशंस और पैरेलल लॉज ऑफ एडिशन को हमने क्या कर लिया है, एनालाइज करके लॉज ऑफ कोसाइंस और लॉज ऑफ साइंस निकाल लिए हैं और उन दोनों के बीच के लिए tan इनवर्स एंगल्स के फॉर्मूले निकाल लीजिए। इनको आप याद कर लीजिए, याद करके इन्हें आप याद कर लीजिए, याद करके आप क्या करेंगे, जितने भी इनके ऊपर एडिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का यही तरीका है। अब हम फटाफट आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं तो मैं सबको रब करके न्यूमेरिकल्स ड्रॉ करता हूं। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से, ए ऑब्जेक्ट हैज टू वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट एंड 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ डायरेक्शंस। इसके डायरेक्शंस के साथ बनानी है। हमें ये क्या होना चाहिए, डायरेक्शन का कन्वेंशन मालूम होना चाहिए। तो अब हमें क्या है, इनका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड पार्टिसिपेंट निकालना है। तो देखिए आप, ये आपके वेक्टर है, हमको वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक वेलोसिटी, ठीक है, और एक वेलोसिटी ये है। तो आपको जब भी ऐसे कोई दो वेक्टर दिए हुए हों तो उनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनको कंबाइंड करना होगा। तो कंबाइंड किया हमने, तो ये एक दूसरे से कंबाइंड हो गए। तो ये V1 आ गया और ये V2 आ गया। तो V1 कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कैसे है। ये डायरेक्शन एक्चुअल में एक है नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो वो कौन सी है, टुवर्ड ईस्ट। तो ये तो है 4, यानी कि ये तो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड और टुवर्ड्स 4 तो है ईस्ट की तरफ में 4 मीटर पर सेकेंड और टुवर्ड्स नॉर्थ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये यहाँ से देखिए 4 मीटर था ये और ये 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इसे हमने लिख दिया, ये वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए एंगल बिटवीन दीज टू, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल है। तो हमने ये कहा था जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, को टर्मिनस होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इनको को टर्मिनस बना दिया। को टर्मिनस बना दिया तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए आप, जब भी कोई दो ट्राइंगल क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, क्या रहे, को इनिशियल होते हैं, को इनिशियल होने चाहिए। तो ये को इनिशियल होते हैं तो उसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ लगता है। तो इसके अंदर तो वैसे भी ये पैरेललोग्राम लॉ ही लगेगा और रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर। और अब इस आर का क्या है, पहले एंगल के साथ फर्स्ट पार्टिसिपेंट क्या हो गया आपका 3 हो गया, है ना, 3
या 4 हो गया। फर्स्ट पार्टिसिपेंट को अगर आप 4 को मान लेते हैं, अब इसमें फर्स्ट उसको एक को तो फर्स्ट मानना ही पड़ेगा। अब ये V1 तो इनको हम क्या करते हैं, V1 और V2 है, यानी कि ठीक है चलो ये फर्स्ट पार्टिसिपेंट ये है, यहाँ पे V2 हो गया, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि बेस पे है ना ये प्लस ये, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट के साथ एंगल है तो ये एंगल हो गया अल्फा और ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया बीटा। अब हमें अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लॉज ऑफ कोसाइंस। तो लॉज ऑफ कोसाइंस से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपको वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, ये ए स्क्वायर यानी कि ये 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कोस 90। कोस 90 होता है 0, तो ये ओवरऑल हो गई 0। ये 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 का अंडर रूट हो गया 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड आ गया। जो भी आपको क्वेश्चन था उस उनकी दो वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमें इसकी पता करनी है इसकी डायरेक्शन, कि भाई इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, इसकी डायरेक्शंस क्या होगी। तो देखिए आप, ध्यान से देखिए आप, या तो आप अल्फा निकाल लीजिए या बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, या तो आप अल्फा निकाल लीजिए या बीटा निकाल लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अल्फा निकाल लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अल्फा निकालते समय फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखिए आप। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए बी कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम जब इनकी वैल्यूज रखते हैं तो ध्यान से देखिए आप, अब है अल्फा एंगल है, तो इस फॉर्मूले के अंदर जो बी है वो दरअसल में क्या है, सेकंड पार्टिसिपेंट होगा, ठीक है। यानी इसके साथ अड़ने वाली एंगल वो नहीं होंगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को याद नहीं रखोगे तो उल्टा कर दोगे, ठीक है। हम निकाल रहे हैं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो ये बी दरअसल में क्या सेकंड पार्टिसिपेंट है। तो अल्फा इस एंगल को जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेकंड पार्टिसिपेंट क्या होगा, 3। तो हमें यहां पे क्या लिखना होगा, 3 साइन थीटा यानी 90 अपॉन ए यानी 4, ठीक है। 4 प्लस बी यानी 3 कॉस 90। अब ध्यान से देखिए आप, 3 साइन 90 तो 1 होता है, तो ये तो 3 हो गया, और ये 4 प्लस 3 कॉस 90 यानी ये कॉस 90 हो गया, कितना हो गया, 0 होकर के ये गायब हो गया, तो 3/4 यानी कि इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब हम क्या करेंगे, 3/4 की ट्रिग्नोमेट्री टेबल से या कहीं से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए अभी हाल फिलहाल इतना ही आंसर सफिशिएंट है, ठीक है। तो अल्फा एंगल कितना आ गया, 3/4। अब हम बात कर रहे हैं बीटा एंगल। बीटा एंगल की ध्यान से देखिए तो वो क्या हो जाएगा, थीटा यानी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। जो अल्फा की वैल्यू है उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा एंगल भी आ जाएगा। तो हमने अल्फा और बीटा दोनों निकाल दिए। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूले से tan इनवर्स के को याद किए हुए फॉर्मूले से किया है। बाई चांस अगर आप ये भूल जाते हैं तब क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा जो हमने तीसरा लॉज ऑफ साइंस था जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में, उसको इस्तेमाल करते हुए भी हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए लॉज ऑफ साइंस क्या है, r अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा होता है। ध्यान से देखिएगा, बीटा एंगल इसके और इसके बीच का होता है, सेकंड के और उनके बीच का होता है। तो r ध्यान से देखिए, हमें r तो हमें फाइंड आउट करना है। साइन थीटा हो गया आपका 90, साइन थीटा हो गया 90। तो ये a क्या होगा, फर्स्ट पार्टिसिपेंट होगा, या जो किसी को भी मान लो, चलो a इसको मान लेते हैं,
ठीक है, V1 को मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, 3/sin बीटा। जो बीटा एंगल है, अगर इसको आपने ए माना है तो बीटा एंगल ये होगा, बीटा एंगल ये वाला एंगल होगा। तो मैं यहाँ पे उल्टा कर दिया, यानी कि हमको क्या है कि इस थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, क्योंकि अल्फा और बीटा हमने इसको मान लिया है, तो हमको ए दरअसल में क्या है, इसे मानना पड़ेगा। ये ए होगा और ये बी होगा, क्योंकि बीटा एंगल इस समय क्या है, इसके साथ बन रहा है, तो इसलिए इसको ए मानना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए वैल्यू बदलेगी। अब ए अपॉन यानी 4/sin बीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया 3/sin अल्फा। अब हमें क्या करना है, अल्फा एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम अल्फा, ये आर हमने क्या कर दिया, पिछली कैलकुलेशन से कर ही लिया था, तो ये 5 आ ही गया था, रिजल्टेंट आ गया था ना 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप को, आर की वैल्यू 5 आ गई थी, इस रिलेशनशिप को r/sin 90 इज इक्वल टू, और इस रिलेशनशिप को करेंगे इस रिलेशनशिप को करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां से हमें क्या होगा, sin 90 क्या होता है 1, तो 3/sin अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी कितना हो गया 5। तो sin अल्फा को उधर ले गए, तो sin अल्फा इज इक्वल टू हो गया 5/3। तो अब sin अल्फा से हम क्या कर सकते हैं, tan अल्फा निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा 4/3। तो tan इनवर्स क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 4/3। tan इनवर्स नहीं, ये क्या हो गया एक्चुअली में, एक मिनट रुकिए, देखिए ये है आपका, उल्टा कर दिया ना अपने, sin अल्फा हो गया 3/5 होगा ये, है ना, sin अल्फा हो गया 3/5 हो गया sin अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो जाएगा। जब हम पाइथागोरस थ्योरम से, या पुरानी जो हमारी हमने 10th लेवल तक पढ़ा है ना, ये तो पढ़ा है, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। और ये ही देखिए हमारा इस मेथड से निकला था। थोड़ा देखिए हम क्या जल्दबाजी के अंदर कर देते हैं, ये हो जाता है, पर ये ध्यान रखना, आपको वीडियो बनाते समय हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, रटी भी तो है नहीं, इसको किया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कई बार ऐसी गलतियां हो जाएगी, लेकिन उन गलतियों को आप नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि हम आपको मैथ्स पढ़ा, मतलब कैलकुलेशन समझाने नहीं आए हैं, हम आपको कंसेप्ट समझाने के लिए आए हैं। हो सकता है कई बार इधर उधर हमसे कई बार गलतियां हो सकती है, लेकिन वो गलतियां इतनी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आपको कंसेप्ट हमेशा नुकसान पहुंचा देगा। कंसेप्ट हमेशा सही होना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ 3/4 निकल गया, यानी कि हमने लॉज ऑफ साइंस से भी निकाल दिया। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम लॉज ऑफ साइंस भी लगा सकते हैं। लॉज ऑफ साइंस लगाने के बाद में इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जब तक आप अल्फा और बीटा एंगल को नहीं समझेंगे तब तक आप ये फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब मैं इसे रब कर दूं, करते हैं नया क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड, इफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड हैज रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। अगर कोई दो वेक्टर हैं, कोई भी दो, a प्लस बी इज इक्वल टू आर है, तो क्या है कि इन दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये कह रहा है कि आप ए और बी के बीच में एंगल बताइए, ठीक है, ऐसा फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए आप, इसका क्या है मैग्नीट्यूड हो गया x हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया x हो गया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया x हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड तीनों का x x x है। तो अब हमें क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो लॉज ऑफ कोसाइंस लगा सकते हैं या लॉज ऑफ
साइंस लगा सकते हैं, तो हम लॉज ऑफ कोसाइंस लगा के करते हैं। तो लॉज ऑफ कोसाइंस लगाया हमने तो आया कि भाई आर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब हम क्या कर देते हैं, सबकी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो गया x, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, अंडर रूट लग गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। इससे ये कट गया, इस एक्स स्क्वायर को इधर लाए और उसके अंदर से क्या है 2 को नीचे लाए तो ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर को नीचे लाए तो ये क्या हो गया माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं और याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं, तो एक फेमस एंगल है कि कॉस थीटा क्या होता है, फॉर थीटा इक्वल्स टू 120 कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, थीटा इज 120 डिग्री। इसका मतलब कोई दो ऐसे वेक्टर जिनकी क्या मैग्नीट्यूड सेम और उनके बीच में एंगल कितना हो, अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा मैग्नीट्यूड ही होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कुछ होता है क्या ऐसा, है ना, पैरेललोग्राम लॉ या कुछ किसी लॉ में अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए आपका है वेक्टर, ये है ए, इसका मैग्नीट्यूड है इतना, और बी है ये इतना, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है, तो ये बी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका एक्स है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स है। तो अब हमें इनमें क्या पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो क्लोनिंग करनी होगी। क्लोनिंग करने के लिए भी क्या करना होगा, ये हमने लगा दिया, ठीक है, और ये हमने ये भी लगा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा ना, हाँ, ये हमने क्लोनिंग कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट वो होगा ये, ठीक है, आर, ये आर रिजल्टेंट हो गया। तो अब वो ये कह रहा है ये एंगल है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, तो सामने वाला कितना होगा, सामने वाला यानी कि ध्यान से देखिए ये 120 है, तो ये इसको फाइंड आउट किया तो ये कितना हो गया 60, और ये हो गया 60, ठीक है। ये 60 है तो ये 60, और ये 60 है तो ये भी 60, और ये 60 है तो ये 120 प्लस 180 के हिसाब से ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि आप ध्यान से देखिए ये क्या बन चुका है, रोम्बस बन चुका है, ठीक है। या ये सब क्या बन, ये तो क्या बन गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए हैं। तो ध्यान से देखिए आप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ x है तो, और इसकी x है तो इसकी x है, तो ये ट्राइंगल की क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो गई, इक्विलेटर के ट्राइंगल ये भी x ही हो गई। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो गया, x ही हो गया। तो यानी कि हमने पैरेललोग्राम लॉ से भी इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम लॉ से भी ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि यस, अगर कोई दो सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर में यदि एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड में ही आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे 2-3 कंसेप्ट थे, मुझे एक ये कंसेप्ट भी आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है, ठीक है। इसे रब कर दूं मैं, इसे रब करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में है, आपने कई बार पढ़ा होगा इसे, लेकिन मैं इसे आपको क्या है थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह से जो भी मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं उन कंसेप्ट को क्या है कि यूज करते हुए इस क्वेश्चन को एक बार आपको कराना चाहता हूँ, इससे क्या बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, मोटर बोट रेसिंग हो रही है, नॉर्थ में जा रही है इससे, और वाटर करंट जो उस रीजन में है वो 10 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है। ये मोटर बोट और करंट के क्वेश्चंस है, इनको अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, एक सेट पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी उसी तरह से आपको चलना है, कंसेप्ट्स को फॉलो करना है, ये आपके अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट आपको ड्रॉ करना है, ये आपका सिंबलाइजेशन, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये है साउथ, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको सीधा सा सेकंड पार्ट इसका ये आता है कि आपके पास में क्या है, दो आपको क्या चाहिए,
दो वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर देखिए आप, पहला वेक्टर है मोटर बोट, मोटर बोट का वेक्टर है ये। अब क्वेश्चन ये आ रहा था हम कैसे पिक्चर बनाएं, कैसे पिक्चर बनाएं, इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कैसे पिक्चर बनाएगा इसका ये है कि भाई आपको क्या करना है, ये चलो कैसे भी बना सकते हैं पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर बनाने के लिए भाई कि आप सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर बनाइए। जैसे ये हमने क्या बता दिया, मोटर बोट का, ये मोटर बोट का वेक्टर है। ठीक है, एमबी से कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में नॉर्थ में है, देखिए आप नॉर्थ में, तो ये कितना है 25 किलोमीटर, 25 है इसकी वैल्यू। और फिर है वाटर करंट। अब वाटर करंट देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अगर ऐसे ऐसे कैसे भी हो बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसके हिसाब से होनी चाहिए, इसके हिसाब से होनी चाहिए। तो अब क्या है कि उसने ये कहा है कि हमारे पास में क्या है कि वो है कि 60 डिग्री एंगल है। तो अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करती है, ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट है क्या है, तो ये कंफ्यूज करती है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है, जब भी इस तरह का एंगल का आपको दिया जाए तब आपको क्या करना है, इसका मतलब वो एंगल, वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ईस्ट और साउथ के बीच में, यानी ईस्ट की तरफ जाओगे तो साउथ और दोनों के बीच में क्या है, ये ऐसे, यानी ये क्या हो रहा है, ईस्ट की तरफ से ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ हो गया है। यानी साउथ से 60 डिग्री आप जाइए ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ की से ईस्ट में जाइए 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ ये एंगल ये है। ठीक है, इसको समझने का मतलब है 60 डिग्री आप ईस्ट की तरफ जाइए, साउथ और जो ईस्ट की तरफ जो हमारे है वो इस तरफ है, उसके बीच में 60 डिग्री एंगल है, ये इसका मतलब है। तो अब मैंने आपको कहा था कि ये वेक्टर आप क्या कीजिए, कर दीजिए, कैसे बना दीजिए। हमने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए ये इसी के पैरेलल आएगा ना, ये पैरेलल आएगा, तो हमने मान लीजिए यहां बना दिया। ठीक है, तो कहीं भी बना सकते हैं, बना लिया। लेकिन अब हमें इनको क्या कंबाइन करना है, तो इनको क्या बनाना, इन पे लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, इनका क्या करना होगा, को इनिशियल बनाना पड़ेगा। तो हम को इनिशियल बनाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसी तरह से ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ ऊपर ले आए तो ये आपका आ गया, ये हो गया। और अब ये साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा इसको ये यहाँ इमेजिनरी बना लेते हैं, ये लो सा, ये हो गया। तो अब ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका क्या है 60 डिग्री एंगल है, बन गया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है। ठीक है, इसका मोटर बोट है, तो इसको हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, इसका नाम हो गया वाटर करंट, WC नाम दे देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, ये है 90 और ये है 30, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कितना हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर आपको लगाना होगा लॉज ऑफ, पहले तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, तो वो तो देखिए आप, ये ऐसे लग गया पैरेललोग्राम लॉ, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से करके, और ये आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये आ गया R, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, लॉज ऑफ कोसाइन से वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना है, R कितना था, R तो फाइंड आउट करना है, तो A है ये कितना है, A और B मान लेते हैं ना इसे, तो ये A है, तो ये है आपका 10² + b² है आपका 25² + 2 × 10 × 25 cos 120 डिग्री। हम जानते हैं cos 120 डिग्री होता है कितना, -1। तो ये देखिए क्या बन गया, 100 + 625 × 2 × 10 कितना हो गया 20 × ये हो गया 500, 5 दूनी 10, 500 हो गया ना, 500 × -1। ठीक है, 500 × -1 हो गया। तो ध्यान से देखिए आप, ये क्या हो गया
625 में से कितना निकला? 500 माइनस 1 125। 125 का मतलब ये हो गया 225। 100 प्लस 500 10 इंटू कितना हो गया? 250 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 225 125। 125 का मतलब हो गया 225। 225 का स्क्वायर कितना होता है? 15।